सब डॉक्टर सोमन कुमार पंडा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेमोरेट्स, जिसको पाइल्स बोला जाता है। तो ये पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में। तो आज जो वीडियो है तो उसमें क्या कंटेंट है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को हम समझेंगे कैसे एग्जाम में लिखना है, फिर क्लासिफिकेशन हम समझेंगे और उसको भी एग्जाम में कैसे आपको लिखना है वो भी मैं समझाऊंगा। तो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, लोकेशन के हिसाब से हेमोरेज कितने क्लासिफिकेशन है, पैथोलॉजिकल के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है, और प्रोलैप्स के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है। तो देखते हैं हेमोरेज क्या होता है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हेमोरेड्स। हेमोरेड्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो पहले इमेज को देखिए, ये हो गया आपका रेक्टम, रेक्टम के बाद हो गया एनल कैनल। ठीक है, तो एनल कैनल पोर्शन में ही, ये आपको जो एनल कैनल पोर्शन में यहाँ पे ही आपको हेमोरेड्स दिखाई देगा, जो कि सब इपिथेलियल रीजन में दिखाई देता है। तो ये जो हेमोरेड्स है जो सब इपिथेलियल रीजन में दिखाई देता है, ये एक डायलेटेड वैन होता है। ये डायलेटेड वैन होता है। तो कौन सा वैन का डायलेटेड होता है, जो कि फॉर्म बाय रेडिकल्स ऑफ सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन का डायलेटेड होकर वो हेमोरेट्स क्रिएट होता है। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, डेफिनेशन, दीज आर डायलेटेड वेन्स विद इन द एनल कैनल, जो कि एनल कैनल में रहता है, इन द सब इपिथेलियल रीजन फॉर्म बाय रेडिकल्स ऑफ सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोरेड, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, याद कैसे करते हैं। पी सी एस, ठीक है, पीसीएस के हिसाब से हम इसको याद करते हैं। तो पीसीएस क्या होता है, अगर प्रोक्टोस्कोपी से आप अगर हेमोरेड को देखोगे, अगर आपके पास पेशेंट है तो प्रोक्टोस्कोपी से आप अगर हेमोरेड को देखोगे तो वो इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरेड्स आपको दिखाई देता है। तो लोकेशन के हिसाब से हेमोरेड 3 टाइप्स है। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर क्लॉक वाइज देखोगे, वही प्रोक्टोस्कोप में अगर क्लॉक वाइज आप देखेंगे हेमोराइड्स को, तो वो प्राइमरी हेमोराइड्स और सेकेंडरी हेमोराइड्स आपको क्लॉक वाइज आपको पूरा पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, क्या हम एक एक चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पैथोलॉजिकल के हिसाब से हेमोराइड्स 2 टाइप्स के होते हैं। फिर प्रोलैप्स के हिसाब से, एस एस में क्या होता है, सिम्टम्स, पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से हेमोराइड 4 डिग्री में डिवाइड किया गया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। तो लोकेशन के हिसाब से पी जो होता है P3, C2, S4, तो इस हिसाब से हमें याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेशन के हिसाब से हेमोरेड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये आपका हो गया इंटरनल हेमोरेड। ठीक है, ये हो गया रेक्टम, फिर आ जाता है एनल कैनल। ठीक है, एनल कैनल का 3 पार्ट रहता है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, तो अपर पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, एनोरेक्टल रिंग से स्टार्ट होता है, एंडिंग कहाँ पे होता है, डेंटेड लाइन पे एंडिंग होता है। तो जो इंटरनल हेमोराइड्स है, ये हो गया आपको इंटरनल हेमोराइड्स, इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज इंटरनल हेमोराइड। तो हम जब भी प्रोक्टोस्कोप करेंगे, नॉर्मल प्रोक्टोस्कोप में ऐसे दिखाई देंगे, और वीडियो प्रोक्टोस्कोप में इस तरीके से पाइल मास आपको दिखाई देगा। तो ये पाइल मास इंटरनल है या एक्सटर्नल है या इंटरनो एक्सटर्नल है, कैसे जानेंगे। अगर पाइल मास स्टार्ट हो रहा है एनोरेक्टल रिंग से, अगर पाइल मास स्टार्ट हो रहा है एनोरेक्टल रिंग से और एंड हो रहा है डेंटेड लाइन से, तो इसको बोलते हैं इंटरनल हेमोराइड। तो वो कहाँ पे रहता है, विद इन एनल कैनल और एनस के अंदर ही रहता है। फिर कवर किससे रहता है, जो पाइल मास रहता है उसका कवरिंग किससे होता है, म्यूकोस मेम्ब्रेन से होता है। क्यों म्यूकोस मेम्ब्रेन से होता है, क्योंकि एनाटॉमी ऑफ एनल कैनल में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि फर्स्ट पार्ट जो अपर पार्ट रहता है एनल कैनल का, वो कवर्ड बाय म्यूकोस मेम्ब्रेन रहता है। इसीलिए पाइल मास वही उसी बेस से अगर आ रहा है तो वो कवर रहेगा म्यूकोस मेम्ब्रेन से। फिर प्रोक्टोस्कोपी में हमें क्या दिखाई देगा, क्योंकि ये म्यूकोस मेम्ब्रेन से आता है कवर होके, तो ये ब्राइट रेड कलर या पर्पल कलर में हमें दिखाई देगा। तो हमें एग्जाम में क्या लिखना है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, एंडिंग कहाँ पे होता है, विद इन कहाँ से कहाँ तक रहता है, कवर किससे रहता है और कलर क्या रहता है। तो इसी से हम पता करते हैं कि इंटरनल हेमोरेड है या एक्सटर्नल हेमोरेड है। फिर हम देखते हैं एक्सटर्नल हेमोरेड क्या होता है। अब देखते हैं एक्सटर्नल हेमोरेड क्या होता है। इंटरनल हेमोरेड तो हमें पता चल गया कि डेंटेड लाइन को अपर रहता है, जो कि एनोरेक्टल रिंग से स्टार्ट होता है। तो एनो डेंटेड लाइन से बिलो जो हेमोरेड रहेगा,
जो स्टार्टिंग जो उसका बेस अगर डेंटेड लाइन से बिलो रहेगा तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल हेमोरेड। डेंटेड लाइन को और क्या बोला जाता है, पेक्टिनेट लाइन भी बोला जाता है। तो पेक्टिनेट लाइन या डेंटेड लाइन के बिलो अगर रहा तो वो एक्सटर्नल, अपर अगर रहा तो वो हो गया इंटरनल। ठीक है, तो अपर जो रहता है, ये अपर जो रहता है जिसको इंटरनल बोला जाता है, तो इंटरनल किससे कवर रहता है, म्यूकोस मेम्ब्रेन से कवर रहता है, और एक्सटर्नल किससे कवर रहता है, स्किन से कवर रहता है। तो दो चीज हमेशा ध्यान देना है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है एनोरेक्टल रिंग से और एंड हो जाता है डेंटेड लाइन पे, तो उसको बोला जाता है इंटरनल हेमोरेड। और स्टार्ट होता है अगर डेंटेड लाइन से तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल हेमोरेड। ठीक है, तो हमेशा दो कंडीशन आपको दिखाई देगा एक्सटर्नल हेमोरेड में, जो कि डायलिटेशन ऑफ वेन एट द लेवल ऑफ एनल वर्ज, या फिर ये एक हो गया कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन आपको दिखाई देगा पेरिएनल हेमाटोमा, जिसको थ्रोम्बोस एक्सटर्नल पाइल्स और हेमोरेड बोला जाता है। तो ये दो कंडीशन हमेशा एक्सटर्नल हेमोरेड के साथ रहता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होता है, डायलिटेशन ऑफ वैन कैसे रहता है, और पेरिटोनियल हेमाटोमा जिसको थ्रोम्बोस एक्सटर्नल पाइल्स बोला जाता है, तो वो क्या होता है। तो एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है, एक्सटर्नल हेमोरेड, तो वहाँ पे दो कंडीशन हमेशा एसोसिएट रहता है, तो उसके साथ ही रहता है। तो एक कंडीशन हो गया डायलिटेशन ऑफ वैन, वैन जो डायलिटेशन हो जाता है जिसको पाइल मास बोला जाता है। मास कहाँ पे दिखाई देता है, एनल भर्ज में दिखाई देता है। ठीक है, एनल भर्ज में पाइल मास दिखाई देता है। तो एनल भर्ज क्या होता है, वेयर द एनल कैनल, जहाँ पे एनल कैनल कनेक्ट करता है आउटसाइड ऑफ द स्किन को, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, एनस में। तो ये हो गया आपका एनल वर्च, इमेज में देख लीजिए। तो ये हो गया अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनल, लो मिडिल पार्ट ऑफ द एनल कैनल, फिर लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट में हमेशा एनल वर्च रहता है जो कि आउटसाइड ऑफ द स्किन को कनेक्ट करता है। इसीलिए इसी की वजह से, क्योंकि ये स्किन को कनेक्ट करता है एनल वर्च, तो इसीलिए जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है वो उसका कवरिंग क्या रहता है, स्किन कवरिंग रहता है। ठीक है, और इंटरनल में क्या कवरिंग रहता है, म्यूकोस मेम्ब्रेन कवरिंग रहता है। तो ये हमें कब दिखाई देता है, ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग, जब पेशेंट स्ट्रेन करेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो जो पाइल मास होता है वो डायलिटेशन हो जाता है और एनाल वर्ज में हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रोम्बोस एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है वो एसोसिएट रहता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड में, तो वो क्या होता है। अब देखते हैं पेरिएनल हेमाटोमा क्या होता है, जिसको थ्रोम्बोस एक्सटर्नल पाइल्स बोला जाता है। पेशेंट आपके पास ओपीडी में आएंगे, जब आप देखेंगे पेशेंट को तो इस तरीके से इमेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से आपको इमेज दिखाई देगा। इसको बोला जाता है पेरिएनल हेमाटोमा, जिसको थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमोरॉइड भी बोला जाता है। तो हमेशा थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमोरॉइड के साथ एक्सटर्नल हेमोरॉइड हमेशा एसोसिएट रहता है। तो हम अगर प्रोक्टोस्कोपी से देखेंगे तो हमें एक्सटर्नल हेमोरॉइड भी दिखाई देगा, और आगे की तरफ हमें पेरिएनल हेमाटोमा भी दिखाई देगा। तो दो कंडीशन हमेशा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्यों होता है, और ये होने से क्या आपको पेशेंट आके क्या बोलेंगे। ये एक स्मॉल क्लॉट रहता है। ठीक है, एक क्लॉटिंग रहता है जो कि पेरिएनल सबक्यूटेनस टिश्यू, ठीक है, उसी में दिखाई देता है। तो वो सुपरफिशियली टू कोरोगेटस क्यूटिस एएनई मसल, ये कोरोगेटस क्यूटिस एएनई मसल यहाँ पे सुपरफिशियली रहता है। तो ये क्यों होता है, जब पेशेंट का हिस्ट्री देखेंगे तो वो स्ट्रेनिंग बहुत करता होगा स्टूल पास करते टाइम, या फिर कफिंग का कुछ इशू होगा, या फिर लिफ्टिंग हैवी वेट, अगर हैवी वेट अगर लिफ्ट कर रहे हैं तो इसके वजह से बैक प्रेशर होता है कहाँ पे, एनल वेनस प्लेक्सस में। इसी के वजह से पेशेंट आके आपको तुरंत बोलेगा कि सडनली उसको बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, तो पेशेंट को आप देखेंगे तो लेटरल में एनल मार्जिन में आपको एक टेंडर स्वेलिंग दिखाई देगा, जिसको बोला जाता है पेरिएनल हेमाटोमा। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं देखते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, एक तो एक चीज है, अगर इसको अनट्रीट अगर ट्रीट नहीं की, तो अगर पेशेंट को जो जो उसका कॉजेस है, जैसे कि लिफ्टिंग हैवी लिफ्टिंग करना, कफ करना, स्टूल के टाइम बहुत स्ट्रेनिंग करना, ये अगर वो बंद कर रहा है तो वो धीरे 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 वो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर वो ये सब चीज फिर से दोबारा कर रहा है तो ये सपुरेटेड हो सकता है और फाइब्रोसिस हो सकता है, या फिर उस एक आपको बाहर एक की तरफ हमेशा
स्किन में दिखाई देगा टैग की तरह, ये हो गया टैग की तरह हमेशा आपको दिखाई देगा, जो कि धीरे धीरे ब्रस्ट हो जाता है, धीरे धीरे फट जाएगा और ब्लीडिंग होने का बहुत चांसेस रहता है। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जब भी हमें थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमोरेड दिखाई देगा तो इसको ट्रीटमेंट लाइन होता है इंसाइज करना, इसको कट करके निकाल देना रहता है लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में कैसे लिखना है, इफ अनट्रीटेड इट मे रिजॉल्व बाय इटसेल्फ और मे सपोरेटेड और मे फाइब्रोस, सपोरेटेड हो सकता है या फिर फाइब्रोसिस हो सकता है। इट गिविंग राइज टू ए क्यूटेनियस टैग, टैग की तरह हमें प्रेजेंट दिखाई देगा, जो कि ब्रस्ट हो सकता है और ब्लीडिंग होने का बहुत चांसेस रहता है। इसको ट्रीटमेंट में क्या लिखना है, व्हेनेवर थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमोरेड इज सस्पेक्टेड, जब भी हमें दिखाई देगा द ट्रीटमेंट इज इंसाइज द हेमोरेड अंडर लोकल एनेस्थीसिया। तो पहले जब भी हमें दिखाई देगा इंसाइज करना है, उसके बाद हमें एक्सटर्नल पाइल्स को फिर से ट्रीट करना है। तो कैसे ट्रीट करने गए एक्सटर्नल पाइल्स को वो आगे जाके देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा दो कंडीशन आपको एक्सटर्नल पाइल्स में दिखाई देगा, एक तो होता है डायलिटेशन ऑफ वैन इन द एनाल वर्ज में वैन आपको दिखाई देगा डायलिटेशन में, सेकंड होता है एक्सटर्नल थ्रोम्बोस पाइल्स। तो दो कंडीशन एक्सटर्नल हेमोरेड्स के साथ साथ हमें दिखाई देता है। देखते हैं इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरेड क्या होता है। ठीक है, तो इस इमेज को ध्यान से देखिए, जहां पे एनोरेक्टल रिंग स्टार्ट होता है, ये हो गया एनोरेक्टल रिंग स्टार्ट हो रहा है, तो और ये हो गया डेंटेड लाइन, तो एनोरेक्टल रिंग से स्टार्ट होकर डेंटेड लाइन पे खत्म होता है, तो उसको इंटरनल हेमोरेड बोला जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल हेमोरेड किसको बोला जाता है, डेंटेड लाइन से स्टार्ट हो रहा है और एनल वर्च जो होता है उसके तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल हेमोरेड। ठीक है, ये एक्सटर्नल हेमोरेड उसको बोला जाता है। फिर एक्सटर्नल हेमोरेड के साथ दो चीज हमेशा एसोसिएट रहता है, जो कि आगे पढ़ चुके हैं। तो दो चीज क्या होता है, एक तो डायलिटेशन ऑफ वैन, डायलेटेड वैन इन एनाल वर्ज, एनाल वर्ज की तरफ डायलिटेशन हो गया, ये हमें दिखाई दिया। फिर इसके साथ थ्रोम्बोस एक्सटर्नल पाइल्स हमें दिखाई देता है, ये भी यहाँ पे देख लिए। तो यहाँ पे इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरेड क्या है, अगर पेशेंट को हम प्रोक्टोस्कोपी करेंगे और देखेंगे कि एनोरेक्टल रिंग से पाइल मास स्टार्ट हो रहा है और डेंटेड लाइन से आगे जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, एनोरेक्टल रिंग से स्टार्ट होके डेंटेड लाइन के आगे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरेड। अगर ये दोनों के बीच रहता है तो इसको बोलेंगे इंटरनल हेमोरेड, और यहाँ से स्टार्ट होगा डेंटेड लाइन से तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल हेमोरेड। तो तीन वेराइटी हमें आपको दिखाई देगा पेशेंट में। ठीक है, इंटरनल हेमोरेड, एक्सटर्नल हेमोरेड एंड इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरेड। तो इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरेड क्या होता है पता चल गया। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, बोथ द वेराइटीज टुगेदर फॉर्म इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरेड्स। ठीक है, देखते हैं पैथोलॉजिकल के हिसाब से, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के हिसाब से जो हेमोरेड होता है उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि प्राइमरी हेमोरेड और सेकेंडरी हेमोरेड दो तरीके से रहते हैं। तो ये किस तरीके से रहते हैं देखते हैं, इमेज को आप ध्यान से देखिए। अगर हम प्रोक्टोस्कोपी करेंगे, ये हो गया प्रोक्टोस्कोपी। ठीक है, एक मिनट, ये आपको प्रोक्टोस्कोपी हो गया। प्रोक्टोस्कोपी अगर करेंगे पेशेंट को, अगर जब भी हमारे पास ओपीडी में आएंगे प्रोक्टोस्कोपी करेंगे तो इस तरीके से आपको पाइल मास दिखाई देगा। तो इसी पाइल मास को देख के हमें पहले तो एक्सटर्नल है या इंटरनल है वो डिसाइड करेंगे। सेकंड, हम देखेंगे ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। इस इमेज को आप देखिए, इस इमेज को, सुपीरियर रेक्टल वेसल्स जो रहता है इंटरनल पाइल्स में हमेशा टर्मिनल डिवीजन में रहता है, उसका हमेशा कंटेन करता है सुपीरियर रेक्टल वेसल्स को का टर्मिनल डिवीजन हमेशा प्राइमरी इंटरनल हेमोरेड कंटेन करता है। तो ये आपका सुपीरियर रेक्टल वैन आ गया। ठीक है, तो उसका तीन डिवीजन रहता है, एक डिवीजन राइट एंटीरियर की तरफ जाता है, एक डिवीजन जाता है राइट पोस्टीरियर की तरफ जाता है, और एक डिवीजन जाता है लेफ्ट लेटरल की तरफ। ठीक है, तो तीन डिवीजन जाता है, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर और लेफ्ट लेटरल की तरफ जाता है। तो हमेशा आपको पाइल मास जो है हमेशा इसी पोजीशन में आपको दिखाई देगा। अगर प्रोक्टोस्कोपी करेंगे तो इसी पोजीशन में दिखाई देगा। इस इमेज को भी आप देखेंगे तो इसी पोजीशन में ही दिखाई दे रहा है।
तो इसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अगर इस पोजीशन को हम क्लॉक वाइज देखेंगे, ये आपको होगी क्लॉक, घड़ी की तरह हम अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये 11 ओ क्लॉक, ये 7 ओ क्लॉक, ये 3 ओ क्लॉक। तो अगर पाइल मास 11 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक में दिखाई दे रहा है तो वो हो जाता है प्राइमरी हेमोराइड्स। तो इसको कैसे लिखना है एग्जाम में, ईच प्राइमरी हेमोराइड्स, एक मिनट, ईच प्राइमरी हेमोराइड इंटरनल हेमोराइड्स कंटेन मेन टर्मिनल डिवीजन ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेसल्स का मेन टर्मिनल डिवीजन कंटेन करता है प्राइमरी इंटरनल हेमोरेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, सुपीरियर रेक्टल वेसल्स जो रहता है गिव टू ब्रांच ऑन राइट, राइट साइड दो ब्रांच, हमने बता दिया कि 11 ओ क्लॉक और 7 ओ क्लॉक में दो ब्रांच क्रिएट किए, एंड वन ब्रांच ऑन लेफ्ट साइड जो कि 3 ओ क्लॉक में क्रिएट किए। तो हेंस हेमोरेड आर टू ऑन राइट साइड, दो राइट साइड में रहता है और एक लेफ्ट साइड में रहता है। तो क्लासिकल इट सिचुएटेड इन द 3, 7, 11 ओ क्लॉक पोजिशन, जो कि राइट एंटीरियर में 11 ओ क्लॉक पोजिशन, राइट पोस्टीरियर में 7 ओ क्लॉक पोजिशन एंड लेफ्ट लेटरल में 3 ओ क्लॉक पोजिशन में आपको दिखाई देगा। तो इसी तरीके से हम प्राइमरी को हम क्लासिफाई करते हैं कि देखते हैं कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी क्या होता है देखते हैं। तो प्राइमरी हेमोराइड जो रहता है इसी पोजीशन में आपको प्रोक्टोस्कोपी में दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि 11 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक पोजीशन में प्रोक्टोस्कोपी में पूरा ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका प्राइमरी हेमोराइड, ठीक है। तो सेकेंडरी हेमोराइड क्या होता है, इसी जो 11 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक पोजीशन के बाद में अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे पाइल मास आपको दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया और यहाँ पे दिखाई दिया, आपको हमेशा प्रोक्टोस्कोप करके आपको क्लॉक वाइज आपको पोजीशन देखना है। ये हो गया 1 ओ क्लॉक पोजीशन, ये हो गया 4 ओ क्लॉक पोजीशन, ये हो गया 9 ओ क्लॉक पोजीशन। अगर इस पोजीशन में दिखाई दिया या फिर कहीं भी दिखाई देगा 11, 7 और 3 को छोड़ के कहीं भी अगर आपको दिखाई देगा पाइल मास, तो वो हो जाता है सेकेंडरी हेमोराइड, ठीक है। सेकेंडरी हेमोराइड को कैसे मेंशन करना है, बिसाइड दिस थ्री प्राइमरी हेमोराइड देयर मे बी स्मॉल सेकेंडरी हेमोराइड्स इन बिटवीन। तो तीन जो प्राइमरी हेमोराइड्स जो रहता है 11 ओ क्लॉक, ठीक है, 7 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक में जो रहता है उसके बीच में जो जितना भी हेमोराइड आपको दिखाई देगा, अगर दिखाई दिया तो वो हो जाता है सेकेंडरी हेमोराइड। तो प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, क्लियर हो गया। प्राइमरी 3 ओ क्लॉक पोजिशन में रहता है, एक 11 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक, और सेकेंडरी इनके बीच में जो पाइल मास दिखाई देगा वो हो जाता है सेकेंडरी। प्रोलैप्स के हिसाब से हेमोराइड का टाइप जो कि 4 डिग्री में डिवाइडेड है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। तो ये सिम्टम्स के बेस के हिसाब से पेशेंट आके आपको बोलेंगे, जो कॉम्प्लेन रहेगा वो कॉम्प्लेन के बेस के हिसाब से ही आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा हेमोराइड, कितना डिग्री हेमोराइड है। तो डिग्री के हिसाब से ट्रीटमेंट हमेशा अलग ही रहता है, तो हमेशा डिग्री जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट डिग्री का अगर आपके पास पेशेंट आ गया ओपीडी में, तो फर्स्ट डिग्री पेशेंट क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग हमेशा हर डिग्री में होगा। तो ब्लीडिंग हो रहा है बोलेंगे, फर्स्ट कंप्लेंट रहेगा। सेकंड कंप्लेंट क्या रहेगा, हेमोराइड मास डज नॉट कम आउट ड्यूरिंग डेफिकेशन, डेफिकेशन के टाइम में जब वो स्टूल पास कर रहे हैं तो उसमें कुछ मास दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम जब भी पूछेंगे कि पेशेंट को बस ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम पूछेंगे कुछ मास टाइप को बाहर आ रहा है, पेशेंट बोलेंगे मास कुछ नहीं आ रहा है, डिफिकेशन में कभी उनको दिखाई नहीं देता है या फिर फील भी नहीं होता है। तो वो हो जाता है फर्स्ट डिग्री हेमोरेज, जो कि प्रोक्टोस्कोप में हमें फर्स्ट डिग्री हेमोरेज दिखाई दे देगा, ठीक है। सेकंड डिग्री हेमोरेज में पेशेंट आके क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग तो कॉमन रहेगा उनका कॉम्प्लेन, फिर बोलेंगे प्रो जब वो डिफिकेशन करते हैं तो वो बाहर की तरफ आता है, एक मास टाइप का बाहर की तरफ आता है, जो कि अपने आप डिफिकेशन के बाद अपने आप वो अंदर चला जाता है। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, प्रोलैप्स ऑन डिफिकेशन, डिफिकेशन के टाइम में प्रोलैप्स हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, जो कि रिड्यूस हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप वो अंदर चला जाता है। तो पेशेंट आके हमेशा बोलेंगे, दो कंप्लेन रहेगा उनका, यहाँ पे एक कंप्लेन रहेगा फर्स्ट डिग्री में, बस उनको ब्लीडिंग हो रहा होगा,
और हम अगर पूछेंगे कि डिफिकेशन के टाइम में कुछ मास टाइप का बाहर आ रहा है तो पेशेंट बोलेंगे कुछ मास टाइप का बाहर नहीं आ रहा है। तो यहाँ हमें दो कंप्लेन दिखाई देगा, एक तो ब्लीडिंग रहेगा, सेकंड कंप्लेन बोलेंगे कि कुछ मास टाइप का उनके बाहर जब वो डिफिकेशन करते हैं तब एक मास टाइप का बाहर आ जाता है, तो वो हो जाता है सेकंड डिग्री हेमोरेज। फिर थर्ड डिग्री हेमोरेज में पेशेंट आके क्या बोलेंगे, जब डिफिकेशन करते हैं तो एक मास बाहर आ जाता है जो कि अपने आप अंदर कभी नहीं जाता, अपने आप अगर अंदर चला गया तो वो सेकंड डिग्री हो गया। अगर हम मैनुअली हमें खुद को ही अंदर रिड्यूस करना पड़ता है तो इंडेक्स फिंगर में ही वो अंदर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है थर्ड डिग्री हेमोराइड। तो उसमें कंप्लेन क्या क्या रहेगा, ब्लीडिंग तो सेम सबका रहेगा। यहाँ पे म्यूकस डिस्चार्ज होता है, क्यों म्यूकस डिस्चार्ज होता है, क्योंकि वो बाहर आ जाता है अपने आप, हमें इंडेक्स फिंगर में अंदर करना पड़ता है तो बाहर वो सफोकेशन हो जाता है, सफोकेशन की वजह से म्यूकस डिस्चार्ज होता है और प्यूरिटस एनियाई होता है जो कि ईचिंग सेंसेशन पेशेंट में दिखाई देता है। तो फिर फोर्थ डिग्री में क्या होता है, परमानेंट प्रोलैप्स। तो पेशेंट हमेशा कंप्लेन रहेगा कि एक मांस बाहर की तरफ हमेशा रहता है जो कि अंदर करने से भी अंदर नहीं होता, तो वो हो जाता है फोर्थ डिग्री हेमोरेज, जिसमें ब्लीडिंग होगा, म्यूकस डिस्चार्ज होगा और इचिंग सेंसेशन होगा, प्लूरिटस एनी होगा। ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री हेमोरेज में क्या होगा, फर्स्ट डिग्री पेशेंट आके बोलेंगे कि फर्स्ट हमें बस ब्लीडिंग हो रहा है और पाइल मास कुछ ऐसे पता नहीं चल रहा है। सेकेंड डिग्री में क्या होगा, कुछ मास टाइप का बाहर आ रहा है जो कि अपने इंडेक्स फिंगर में वो अंदर करने से अंदर हो जाता है और वहां पे ब्लीडिंग भी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डिग्री में क्या होगा, डिफिकेशन जब करेंगे, स्टूल डिफिकेशन करेंगे तो पाइल मास बाहर आ जाता है जो कि इंडेक्स फिंगर मैनुअली खुद ही पेशेंट जो रहेगा वो रिड्यूस करता है, अंदर ही अंदर वो पुश करेगा तभी जाके रिडक्शन होता है। तो उसमें ब्लीडिंग दिखाई देगा, म्यूकस डिस्चार्ज वो पेशेंट बोलेंगे, फिर प्यूरिटस एएनए उसको ईचिंग सेंसेशन होगा पेरियनल रीजन में। तो फिर फोर्थ डिग्री में क्या होता है, फोर्थ डिग्री परमानेंट प्रोलैप्स रहता है। तो पेशेंट आके आपको बोलेंगे कि एक पाइल मास जो है बाहर की तरफ हमेशा दिखाई देता है, जो कि उनका सिम्टम सेम ही थर्ड डिग्री की तरह ही रहेगा। ठीक है। थैंक यू। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एटियोलॉजी ऑफ हेमोरेड, हेमोरेड क्यों होता है, और क्लिनिकल फीचर्स। पेशेंट आपके पास आएंगे ओपीडी में तो क्या क्या सिम्टम्स देंगे, क्या क्या बोलेंगे वो, और उसको देख के हमें कैसे क्लासीफाई करना है। ठीक है। थैंक यू।